हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। कल हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसमें हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे पहचाना जा सकता है, जिसके हमने 4 प्रकार देखे थे। आप पुरानी वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ और बताने जा रही हूँ, जो है कि आपने कभी लोहा देखा है और लोहे को कभी खुले में छोड़ दिया गया हो, तो खुले में छोड़ देने के बाद क्या होता है, वो जो लोहा होता है वो वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके या फिर नमी के साथ में क्रिया करके और जंग बना लेता है, ऑक्साइड्स बना लेता है। देखिए क्या होता है, सपोज करते हैं ये लोहे का एक टुकड़ा है जो कि हमने खुले में छोड़ दिया है। खुले में छोड़ देने के कारण जो वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है या फिर वायुमंडल में जो जल की नमी होती है उसके कारण क्रिया करता है और इसके ऊपर एक लाल रंग की परत जम जाती है। इस लाल रंग की परत को हम क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। ठीक है, रस्टिंग कहते हैं। अब बात ये हो रही है कि ये रस्टिंग जो होती है उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है कि जो हमारा आयरन होता है वो वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है और फेरस ऑक्साइड बना लेता है। तो हमारा जो आयरन होता है वो आयरन ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके फेरस ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं जंग लगना। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपकी जो बुक है उसमें 3 तरह के एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं। 3 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, एक एक करके उन एक्सपेरिमेंट्स को समझते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट आपके में दिया हुआ है कि आपने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम का एक वायर लेना है। वायर कैसे लेना है आपको कि मैग्नीशियम का वायर लिया है, चूंकि वो पहले से हो सकता है कि उस पर थोड़ी बहुत जंग लग गई हो, तो उसे हमें क्या करना होगा, रेगमाल से घिसना होगा। रेगमाल से घिसने के कारण क्या होगा, उसके ऊपर की जंग उतर जाएगी। जैसे मैंने कहा, ये हमने मैग्नीशियम का एक तार लिया, उसके ऊपर हो सकता है पहले से जंग लग रही हो, आपको क्या करना है, उसे साफ कर देना है। जब आपने इसे साफ कर दिया तो ये हमारे लिए शुद्ध मैग्नीशियम यहाँ पर बच जाता है। इसे आप जलाइए। जलाने का मतलब होता है किसी भी चीज की ऑक्सीजन से क्रिया करवाना। अगर आप कहते हो कि आप कोयले का दहन कर रहे हो या नेचुरल गैस जो होती है हमारी CH4, उसका दहन कर रहे हो, दहन करना या जलाने का मतलब होता है आप उसको किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो, आप उसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा रहे हो। तो हमने क्या किया, मैग्नीशियम का जो वायर था उसको जलाया। जलाने का मतलब है हमने उसकी किसके साथ क्रिया करवाई, ऑक्सीजन के साथ में। तो क्या बन जाएगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। चूंकि हमने मैग्नीशियम को जलाया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमें राख के रूप में प्राप्त होगा। यानी कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि आप एक तार लीजिए और एक बर्नर से आप इसे जलाइए। जलाने के बाद जो बचेगा उसे आप एक प्लेट में इकट्ठा कीजिए। जब आप उसे एक प्लेट में इकट्ठा करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी राख सफेद रंग की इकट्ठी हो गई है, तो इसका रूप परिवर्तित हो गया है। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट ये दिया हुआ है आपको ये समझाने के लिए कि अभिक्रिया कैसे होती है। कल हमने देखा था अभिक्रिया में जो पदार्थ बनते हैं वो बिल्कुल नए होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड के कोई भी गुण मैग्नीशियम से या ऑक्सीजन से मैच नहीं होते हैं। इसका आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बनाते हैं। ठीक है, तो जल के जो गुण होते हैं वो ना ही हाइड्रोजन से मैच करते हैं और ना ही ऑक्सीजन से मैच करते हैं। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बनते हैं वो अपने बनने वाले पदार्थों से मैच नहीं करते या उनके गुण उसके गुण इनके गुणों से मैच नहीं करते हैं। तो ये समझाने के लिए इन्होंने ये पहला एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया हुआ है, वो ये दिया है कि आपको लेड नाइट्रेट लेना है और इसकी क्रिया करवानी है पोटेशियम आयोडाइड से। लेड नाइट्रेट की जब आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करवाते हो तो इसकी रिएक्शन होती है, लेड का फॉर्मूला होता है Pb, नाइट्रेट का होता है NO3। कल किसी ने पूछा था कि मैम सल्फेट SO4 को आपने SO4 ही क्यों लिखा, सल्फेट को SO4 सल्फेट का फॉर्मूला होता है, -2 लगता है इसमें, ये इसको सल्फेट कहा जाता है। ऐसे ही जो NO3 होता है उसको नाइट्रेट कहा जाता है और ये -1 होता है। ठीक है, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा -1 और -2 क्या चीज है। तो जो Pb होता है वो NO3 के साथ में क्रिया करता है और
यहाँ पे 2 लगेगा, ठीक है। PbNO3 ये हो गया आपका क्या, लेड नाइट्रेट है। मतलब Pb की बैलेंसी 2 होती है तो इधर लिख दी जाती है, और नाइट्रेट की बैलेंसी 1 होती है जो कि यहाँ लिख दी जाती है, 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। साथ में क्या होता है, पोटेशियम। पोटेशियम को K से लिखा जाता है और आयोडाइड को I से लिखा जाता है। इसकी संयोजकता 1 होती है, इसकी भी संयोजकता 1 होती है। इसके 1 को यहाँ लिखेंगे, इसके 1 को यहाँ लिखेंगे, यानी कुछ लिखने की आपको आवश्यकता है नहीं। अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ ऑर्डर जा रही हों, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे फॉर्मूले लिखे जाते हैं, तो आप इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और याद रखिए कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल राइज। जब इसमें एक चीज है Pb और एक चीज है NO3, इसमें भी 2 चीजें हैं, एक पोटेशियम और एक आयोडीन। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये जो Pb है वो NO3 को छोड़ देता है और आयोडीन के साथ में जुड़ जाता है, यानी ये जुड़ जाता है PbI के साथ में, तो यह 2 लग जाएगा। पहले NO3 के साथ लगा हुआ था, Y के साथ भी 2 लग जाता है। और साथ में क्या बन जाता है, ये आप इसे चाहो तो यहाँ लिखें, Pb तो जुड़ गया इसके साथ में, तो K किसके साथ जुड़ जाएगा, NO3 के साथ में, K NO3 के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। अब बात ये हुई कि ये हो गया। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में क्यों दिया है, वो आपको इससे क्या सिखाना चाहते हैं, वो आपको ये सिखाना चाहते हैं कि ये आपका होता है सॉलिड, यानी कि ठोस अवस्था में होता है, ये भी आपका होता है ठोस अवस्था में, इसका रंग होता है सफेद व्हाइट, ठीक है, इसका रंग भी होता है व्हाइट, परंतु ये जो बनता है ना, इसका रंग होता है येलो और इसका रंग होता है अगेन व्हाइट। तो वो आपको ये बताना चाह रहे थे पहले एक्सपेरिमेंट से कि ये ठोस होता है जबकि ये राख के रूप में बदल जाता है। दूसरे एक्सपेरिमेंट से वो आपको ये सिखाना चाहते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, कोई क्रिया होती है, कोई अभिक्रिया होती है, तो जो अभिकारक होते हैं उनसे उत्पादों के गुण मैच नहीं करते हैं। ये दोनों सफेद रंग के थे और ये येलो रंग का होता है, पीले रंग का होता है, तो यहाँ पर गुणों में परिवर्तन हो चुका है। तीसरा एक्सपेरिमेंट आपके में दिया हुआ है कि जिंक जस्ता लीजिए और जस्ता लेने के बाद इसमें कोई भी अम्ल मिलाइए, H2SO4 मिला दीजिए या HCl मिला दीजिए, कोई भी आपने इसके अंदर अम्ल मिला दिया। जब आप इसको मिलाते हैं तो क्या होता है, देखिए ये जो जिंक है वो इस SO4 के साथ में मिल जाता है, कि SO4 मैंने आपको बताया था अभी क्या कहते हैं, सल्फेट कहते हैं। तो जिंक SO4 के साथ जब मिलेगा तो बन जाएगा ZnSO4, ठीक है। जिंक किसके साथ मिल गया, SO4 के साथ में। ये जो हाइड्रोजन है वो हमारी अलग हो जाती है। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से वो आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको ये सिखा रहे हैं कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें गैसों का निष्कासन होता है। तो मैंने कल आपको 4 चीजें बताई थी, अगर आपको याद होगा वीडियो में, आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसके पहले जो 1.1 के नाम से मैंने डाली हुई है, हमने देखा था कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, रंगों में क्या हो जाता है, परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन हमने यहाँ देख लिया। इसके साथ हमने देखा था गैसों का निष्कासन, ठीक है। तो गैसों का निष्कासन हमने देख लिया इस एक्सपेरिमेंट में। इसके अलावा हम देख सकते हैं अवस्था परिवर्तन, जो कि हमने देख लिया इस वाले एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो इस प्रकार से एक चौथा और था तापमान वाला, जो कि हम बहुत जगह देखते हैं। जैसे कल हमने एक उदाहरण देखा था, या मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए या फिर कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए। जब ये जल के साथ मिलता है तो CaOH का होल राइज बुझा हुआ चूना बन जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जहां तक मुझे याद है, देख लीजिएगा। तो इसके साथ में हीट निकलती है। चूना जब लाया जाता है मार्केट से, उस चूने के अंदर पानी डालते हैं तो बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। तो ये 4 एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से रिवीजन हो गया। तो इस प्रकार से हमने एक्सपेरिमेंट भी क्लियर कर लिए। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसे रेतमाल से साफ क्यों करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उस पर थोड़ी बहुत जंग लग रही होती है, हमें वो हटानी होती है, सफाई करनी होती है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ एक्सपेरिमेंट है, कुछ रिविजन भी समझ लीजिए। अच्छा, अब एक बात आज हम देखते हैं कि ये जो बार बार हम इक्वेशन लिख रहे हैं, ये इक्वेशंस क्यों लिखी जाती हैं, इनका क्या फायदा होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको शेयर कर देना। जो भी 10th क्लास के बच्चे जिनको इनकी ज़रूरत है, आपकी बस शेयर कर देना, मेरी इतनी सी ही रिक्वेस्ट है।